पशुपालक साथियों, आप में से कितने लोगों ने बाईपास फैट का उपयोग अपनी डेयरी फार्मिंग में किया है? या आप में से कितने लोग बाईपास फैट के बारे में जानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सभी साथियों को नमस्कार। पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बाईपास फैट के बारे में। बाईपास फैट 1970 से 80 के दशक के आसपास पूरे विश्व भर में कमर्शियली डेयरी फार्मिंग के अंदर इसको उपयोग में लाया जाने लगा। उसके बाद में हमारे देश भारत में 1990 का जो दशक था या 2000 के आसपास इसकी जो लोकप्रियता उस दौरान बढ़नी शुरू हुई थी। और आज बहुत से डेयरी फार्मिंग जो कमर्शियली डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या जागरूक पशुपालक हैं, बाईपास फैट को उपयोग में ला रहे हैं। हमारे देश का पूरे विश्व भर में दूध उत्पादन में पहला स्थान तो जरूर है, लेकिन ये तब है जबकि हमारे देश में जो पशुओं की संख्या काफी ज्यादा है। गाय करीब 19 करोड़ के आसपास पाई जाती हैं, भैंसें 11 करोड़ के आसपास पाई जाती हैं। तो इतनी ज्यादा संख्या होने के बाद हमारे देश का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। लेकिन जो अगर हम एवरेज मिल्क यील्ड लेके चले, ग्लोबल एवरेज निकाले, तो उसमें दूध उत्पादन में हमारे जो पशु काफी पीछे हैं। आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही आपके अपने चैनल पशुपालन टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें। गाय भैंसों की काविंग के बाद में दूध का ग्राफ एकदम चढ़ा। 40 से 45 दिन में दूध ऊपर बढ़ता है, फिर उसको धीरे धीरे नीचे आना चाहिए ताकि जो 305 दिन की हम जो लैक्टेशन जो पीरियड को काउंट करते हैं उसमें मैक्सिमम दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन हमें मिल सके। जो लोग पशु रखते हैं दूध के लिए डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, उनमें क्या चैलेंजेस आते हैं? उनमें मेन चैलेंज क्या आता है कि जैसे गाय भैंस की काविंग हुई, गाय भैंस ब्याह गई, कैटल फीड देने के बावजूद भी कई बार क्या है कि उसको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती, खासकर उन पशुओं में जिनको या तो दाना चारा प्रॉपर नहीं मिल रहा है या जिनकी दूध देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो दाने चारे को घर पर हम कैसे संतुलित पशु आहार को तैयार कर सकते हैं, इसके संबंध में हमने पशुपालन टॉक्स पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक हम आपको आई बटन में दे रहे हैं। तो संतुलित पशु आहार क्या होता है, इसकी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर पशु को पर्याप्त मात्रा में उसकी एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो दूध एकदम नीचे आएगा। साथ ही ये भी हो सकता है कि पशु चरना कम कर दे या पशु कम चल रहा हो, दूध का उत्पादन भी डाउन हो रहा है। ऐसी स्थिति में पशु आपको दिखने में कमजोर भी लग सकता है। कई बार हमने पशुपालकों से बात की, वो बताते हैं कि हमारे पास एक डॉक्टर साहब एक गाय या भैंस थी, उसने उस ब्यात में दूसरे तीसरे ब्यात में 24 लीटर 25 लीटर तक हमें दूध दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने दूध इतना ज्यादा हमें नहीं दिया। तो हो सकता है किसी ब्यात में आपको दूध ज्यादा मिल जाए, लेकिन अगर पशुपालक ने उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा नहीं किया तो वो पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। डेयरी फार्मिंग में जो हाई एंडिंग एनिमल्स होते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी कंडीशन को डील करना तो सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके जो हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु अगर चला जाएगा तो होगा क्या, एक तो पशु के दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। आपको प्रति लैक्टेशन में जो दूध मिलना चाहिए था, एक दुग्ध काल में जितना दूध मिलना चाहिए था उतना दूध नहीं मिलेगा आपको। साथ ही जब उसको नई दूध होना चाहिए था, आपने कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया, या तो समय पे हीट पे नहीं आएगा। अगर समय में हीट में आ गया तो उसके रहने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम कई बार नोटिस करते हैं कि हम कई बार पशुओं को दाना चारा भी सही दे रहे हैं, मिनरल विटामिन भी सही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पशु केवल रहते नहीं। हालांकि नहीं रहने के पीछे, रिपीट ब्रीडिंग के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। उन्हें रिपीट ब्रीडिंग पर की समस्या पर, पशुओं की बांझपन की समस्या पर भी पशुपालन टॉक्स पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने प्रोफेसर जीएन पुरी जी से इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई है। इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से पशु चला जाता है तो भी पशु में प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याएं आ जाती है। कई बार पशुओं की उसमें मिल्क में फैट कम हो जाती है, या फिर उसके बाद में वजन कम हो जाना, पशु का कमजोर दिखना, ये सारी ऊर्जा की जो कमी रहने की वजह से समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनको भी समय रहते हुए डील करना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे बाईपास फैट कैसे समाधान प्रस्तुत करता है, सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करता है। जैसे आप कोई भी दाना चारा पशु को देते हो तो उसमें जो फाइबर का जो मैक्सिमम जो डाइजेशन है, रेशियो का जो डाइजेशन है, वो रूमेन में हो जाता है। रूमेन की जो पीएच है करीब
6.2 से 7 के आसपास रहती है। तो जो फाइबर का डाइजेशन क्या रूमन में होना शुरू हो जाता है। आप कोई भी बैलेंस कैटल फीड दे रहे हैं तो वहां से डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो बाईपास फैट क्या करता है, अतिरिक्त रूप से पशु को जो ऊर्जा की जरूरत है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करने में पशुपालक की मदद करता है और डेयरी फार्मिंग में दूध के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। तो बाईपास फैट पशु को कहाँ मिलेगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने किसी जगह पे पहुंचना है, वहां पहुंचने में आपको समय ज्यादा लग रहा है, तो आप सोचते हैं कोई हमें बाईपास रूट मिल जाए ताकि हमने जाना तो है, लेकिन इस रूट को अपनाकर हम वहां पे थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाएंगे और हमारे काम भी सारे हो जाएंगे। हालांकि बाईपास फैट नेचुरली पाई जाती है, बैलेंस फीड में भी होती है, लेकिन जो बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाईपास फैट किस तरीके से बनाया गया तो रूमन को वो बाईपास कर जाए और जहां पीएच कम है, एसिडिक अम्लीय पीएच है, वहां जाकर उसका डाइजेशन शुरू हो, खासकर एबोमेजम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि सभी को पता है कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके पेट के 4 हिस्से होते हैं, उसमें जो रूमन है वहां जहां फाइबर का डाइजेशन शुरू होता है वहां पीएच होती है 6.2 से करीब 7 के आसपास, और जो एबोमेजम और स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच होती है एसिडिक। तो बाईपास फैट जब एबोमेजम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वहां उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है और छोटी आंत के द्वारा वो ऑब्जर्व हो जाती है। तो वहां से छोटी आंत से ऑब्जर्व होने के बाद में पशु को बढ़ी हुई उसकी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स है बाईपास फैट से फुलफिल हो जाती है। इसलिए पशुपालक साथियों को यहाँ पे हम ये भी बताना चाहेंगे कि बाईपास फैट नेचुरली और कमर्शियली इंडस्ट्रियल बेसिस पर हम प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरली अगर आपने पशुओं को बाईपास फैट की मात्रा देनी है, उसमें जितनी ऑयल सीड्स है ना, ऑयल सीड्स में ये कॉटन हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सोयाबीन के सीड्स हो गए, इनको आप रोस्ट करके दीजिए और ज्यादा ग्राइंड नहीं किए होने चाहिए। इससे नेचुरल बाईपास फैट मिलेगी पशुओं को, लेकिन इसमें समस्या थोड़ी ये रहेगी क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है फाइबर की, तो उसका डाइजेशन रूमन में शुरू हो जाएगा, तो जितनी बाईपास फैट हमें मिलनी चाहिए थी उतनी बाईपास फैट पशु को नहीं मिल पाती है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल बेसिस पर जो बाईपास फैट पशु को दी जाती है, अधिकतम उसका ऑब्जर्वेशन और उसका जो बेनिफिट पशु को मिलता है। सर्दी का मौसम जैसे जैसे आता है, जब ठंड बढ़ती जाती है तो पशुओं की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कई बार देखा होगा भी ठंड में भी पशुओं का जो दूध का उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन कम होता जाएगा। उस कंडीशन में भी जो बाईपास फैट देना पशुओं के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। हमारे कुछ पशुपालक साथी जब पशु कोई कमजोर उनको दिखता है या पशु की ग्रोथ के लिए, या जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो उसको कई बार क्या करते हैं, वो तेल पिलाते हैं, घी पिलाते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी, ये जो अभ्यास जो है पशु को घी तेल पिलाने का, अगर उसकी मात्रा कम है, यानी कि 50 से 100 ग्राम अगर आप घी या तेल पशु को तेल पिलाते हो 10 से 15 दिन के लिए, तब तक तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अन्यथा अगर आप लंबे समय तक और अधिक मात्रा में पशु को अगर तेल देते हैं तो रूमन पर जो उसके जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि फाइबर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, अधिक मात्रा में पिलाया गया तेल रूमेनल माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे रूमन की पीएच भी डिस्टर्ब हो सकती है, पशु को फैटी लीवर भी हो सकता है, और साथ ही अगर आपने अधिक मात्रा में घी या तेल पशु को पिला दिया, पशु को प्रजनन तंत्र संबंधी विकार, रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी पशु के अंदर आ सकते हैं। कमर्शियली या इंडस्ट्रियल बेसिस पे जो पशुओं को जो बाईपास फैट खिलाई जाती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्या है कि आप इसको किसी भी पशु को खिला सकते हो और किसी भी अवस्था में खिला सकते हो। प्रेग्नेंट एनिमल को खिला सकते हो, मिल्किंग एनिमल को खिला सकते हो, ऐसे पशु जिनका वजन कम है उनको खिला सकते हो, ऐसे पशु जिनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आपने अपने पशु को नहीं जाने देना है, दूध के उत्पादन को बढ़ाना है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है आपने, तो भी बाईपास फैट को खिलाया जा सकता है। साथ ही आपको लग रहा है कि पशु जो क्या है कि हाई यील्डिंग है हमारा ना, ज्यादा दूध देने वाला है, तो आपको डर भी है कि कहीं उसका जो लैक्टेशन कर्व है एकदम उसका दूध नीचे नहीं आना चाहिए और समय पर वो प्रेग्नेंट भी होना चाहिए। बाईपास फैट अगर डेयरी फार्मर्स अपने गाय भैंसों के लिए उपयोग में लाते हैं तो उनके डेयरी फार्मिंग में जो इंटरकाविंग जो पीरियड है उसको भी हम कम कर सकते हैं, सही रख सकते हैं। अगर ऊर्जा की जरूरतें पशु की नहीं पूरी होंगी तो पशु बार बार फुराव लेके आ सकता है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ सकती है।
इसलिए बाईपास फैट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पशुओं की बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है, पशु का दूध एकदम नीचे नहीं आने देता, पशु को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाने से बचाता है, पशु का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है, पशु को कीटोसिस संबंधी जो बीमारी हो जाती है उसको होने से बचाता है, पशुओं के प्रजनन तंत्र को सुदृढ़ करता है। बाईपास फैट पशुओं की प्रोडक्टिव लाइफ को और उसके प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। इसकी मात्रा कितनी देनी है, अब यहाँ हम ये समझेंगे। बाईपास फैट पशु को 100 से 200 ग्राम या 300 ग्राम तक भी खिलाया जा सकता है। जो गायें बहुत ज्यादा दूध देने वाली होती हैं, आपने कभी सोचा 50 लीटर दूध देने वाली जो गाय है उसको कितना दाना मांटा खिलाएंगे आप? जो गाय पर 60 लीटर 70 लीटर तक भी आपने देखा कई जगह कंपटीशन में, किसी गाय ने 70 लीटर एक दिन का दूध दिया। अगर किसी हाई यील्डिंग एनिमल को बहुत ज्यादा दाना मांटा खिलाएंगे तो हो सकता है कि उसको एसिडिटी हो जाए, उसको वो डाइजेशन ना हो, उसको हजम ना हो, क्योंकि एक मात्रा है मैक्सिमम जो रूमेन की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक पशु उतना दाना या मांटा खा सकता है। या हो सकता है किसी पशु को आप खल ज्यादा खिला दें, अगर ज्यादा खल खिलाएंगे तो भी रूमेन की पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसी कंडीशन में पशु को उसकी जो एनर्जी के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं पशु को जितने मिलने चाहिए उतने मिलेंगे नहीं। अगर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो पशु समय से ब्याएगा नहीं, या पशु के दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, पशु कमजोर हो जाएगा। इन सभी चीजों से निपटने के लिए समाधान के रूप में बाईपास फैट एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है। हम ये समझते हैं पशुपालकों को ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, पारंपरिक रूप से जितना भी तरह का वो काम कर रहे हैं, उसमें हमेशा कुछ नई नई चीजें उनको अपने जीवन काल में सीखनी चाहिए, ताकि उनके द्वारा सीखा गया ज्ञान जो काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा प्रॉफिट लाने में हेल्पफुल हो, सहायक से दे। तो नई नई बातें आप सीखिए और बाईपास फैट को पशुओं के फीड में शामिल कीजिए और पशुओं को हेल्दी भी रखिए और पशुओं से मैक्सिमम दूध उत्पादन के लिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, तो आज की इस वीडियो को जिन्होंने भी देखा है, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं उसमें हेल्पफुल साबित होगा। जिन साथियों ने भी अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब वो डेयरी फार्मिंग का काम बहुत सीरियसली कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, नई नई बातें सीखने में वो दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ ही आपके अपने चैनल पशुपालन टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ में। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।